हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि पिछले कुछ वीडियो से आप जानते हैं, हम डेथ और रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने सारी एडजस्टमेंट सीख ली हैं कि जब किसी की डेथ होती है पार्टनर की, या जब कोई पार्टनर रिटायर होता है, तो हम उनकी अमाउंट जो ड्यू होती है उसको कैसे-कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि वो जो सेटल्ड अमाउंट होती है उसको फाइनली सेटल कैसे किया जाता है, उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है, बोथ इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड इन केस ऑफ अ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। और बहुत सारी एग्जांपल्स यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, तो उसका लिंक आई बटन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उस केस में हम सेटलमेंट कैसे करते हैं। द आउटगोइंग पार्टनर्स अकाउंट इज सेटल्ड एज पर द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, दैट इज इन लमसम इमीडिएटली और इन वेरियस इंस्टॉलमेंट्स विद और विदाउट इंटरेस्ट एज एग्रीड, or partly in cash immediately and partly in installments at the agreed intervals। तो इस सब का मतलब क्या है कि जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा तो उसकी जो भी ड्यू अमाउंट है उसको हम या तो इमीडिएटली पे कर देंगे, ठीक है, अगर हमारे पास फंड्स हैं। अगर हमारे पास फंड्स नहीं है तो हम इंस्टॉलमेंट्स के फॉर्म में पे कर सकते हैं। बट ये जो भी हम करेंगे वो सब होगा एज पर द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। नॉर्मली पार्टनरशिप डीड में हम अपने फर्म के ऊपर प्रेशर नहीं डालते हैं, इसीलिए क्लॉज डाली जाती है कि इन केस ऑफ अ डेथ और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर जो अमाउंट होगी वो पार्टली कैश में पे हो सकती है इमीडिएटली, और पार्टली लोन अकाउंट की फॉर्म में चली जाती है जिस पे उसको इंटरेस्ट मिल सकता है। ठीक है, नॉर्मली ऐसे होता है। एनीवे, पार्टनरशिप डीड में जो कुछ भी लिखा होगा उस हिसाब से ही सेटलमेंट होगी, और जनरली उसमें ये तीनों ऑप्शंस होती हैं, चाहे तो इमीडिएटली पे कर दीजिए, चाहे तो सारा का सारा इंस्टॉलमेंट्स में पे कर दीजिए, और चाहे मिक्स स्ट्रीम्स के थ्रू पे कर सकते हैं, मतलब कुछ इमीडिएटली और कुछ इंस्टॉलमेंट्स में पे होगा। ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, अब बात आती है अगर एग्रीमेंट में कुछ लिखा नहीं है तो क्या होगा, तो देन सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज एप्लीकेबल। अब सेक्शन 37 क्या कहता है, वो ये कहता है कि द आउटगोइंग पार्टनर हैज एन ऑप्शन टू रिसीव ईदर इंटरेस्ट एट 6% पर एनम टिल द डेट ऑफ पेमेंट, or such share of profits which has been earned with his or her money that is based on capital ratio। तो मतलब सेक्शन 37 दो ऑप्शंस देता है। पहली ऑप्शन ये है कि अगर आपका अमाउंट सेटल नहीं हुई है रिटायरिंग पार्टनर की, तो उस केस में क्या होगा, जो आउटगोइंग पार्टनर है वो 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है, डिमांड कर सकता है, जो भी उसकी अनसेटल्ड अमाउंट है। ठीक है। दूसरी ऑप्शन ये होती है, जो भी प्रॉफिट हुआ है उस पार्टनरशिप फर्म में टिल द टाइम दैट मनी इज सेटल्ड, उसमें अपना हिस्सा मांग सकता है। इट कैन आस्क फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट, और वो शेयर ऑफ प्रॉफिट किस चीज़ पे बेस्ड होगा, उसकी कैपिटल रेशियो पे। जैसे सपोज ए बी सी तीन पार्टनर्स थे एक फर्म में, उसमें से ए रिटायर हो गया। ठीक है। अब रिटायरमेंट के बाद जब सारी फाइनली सेटलमेंट हो गई, तो इनकी जो कैपिटल थी, ठीक है, जो कैपिटल फाइनली एडजस्ट करने के बाद आई थी, वो सपोज थी, इसकी थी 1 लाख, इसकी थी 50,000 और इसकी भी थी 50,000। ठीक है। तो अब सपोज 6 मंथ्स तक ये बिजनेस ऐसे ही चलते रहे, इन्होंने कोई सेटलमेंट ए की नहीं की, बी और सी ने। तो 6 मंथ्स के बाद क्या होगा, 6 मंथ्स के बाद उन्होंने सेटल कर दिया। तो जो ए है उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो 1 लाख के ऊपर 6% पर एनम के हिसाब से 6 मंथ्स का इंटरेस्ट मांग सकता है, या वो जो 6 मंथ्स इसका कैपिटल यूज हुआ है 1 लाख, उस पे जितने भी प्रॉफिट्स आए हैं उसमें अपना शेयर मांग सकता है। और वो कितना शेयर मांग सकता है, देखिए उस टाइम कितनी कैपिटल थी, इसकी 1 थी, इसकी 50-50 यानी 1/2। ठीक है, टोटल कैपिटल 2 थी, यानी कि जो भी प्रॉफिट्स हुए हैं उसका हाफ वो क्लेम कर सकता है। नेचुरल सी बात है, ए उस ऑप्शन पे जाएगा, अगर ये ज़्यादा होगा 6% के हिसाब से तो इस ऑप्शन पे जाएगा, और अगर ये ज़्यादा होगा तो इस ऑप्शन में जाएगा। ठीक है। एनीवे, द रिटायरिंग पार्टनर हैज़ टू ऑप्शंस लाइक वी डिस्कस्ड। वन, he or she can claim interest at 6% per annum till the date the amount is settled, and second, he or she can ask for the share of profits based on the capital which they had in the business।
ठीक है, आई होप ये दूसरा पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। In case the firm is not in a position to make the payment immediately, the amount due is transferred to retiring partner's loan account. And as and when the amount is paid, it is debited to this account. तो ये मैंने आपको पहले बता दिया कि नॉर्मली पार्टनरशिप डीड में सारे प्रोविजंस होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द कैश पोजीशन ऑफ द फर्म क्या किया जाता है, कुछ पार्टली भी पे किया जा सकता है, या सारा का सारा लोन अकाउंट में भी जा सकता है, या सारा का सारा सेटल भी हो सकता है इमीडिएटली। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द फाइनेंशियल एंड कैश पोजीशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। तो व्हेन रिटायरिंग पार्टनर इज पेड इन फुल, इसका मतलब है जितनी भी अमाउंट ड्यू थी वो हमने सारी की सारी पे कर दी, हमारे पास सफिशिएंट कैश था। तो हम नेचुरल सी बात है क्या करेंगे, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके कैपिटल अकाउंट को कर देंगे डेबिट, तो उससे वो अकाउंट हो जाएगा क्लोज, और कैश या बैंक अकाउंट जिसके थ्रू भी हमने पेमेंट करी है उसको क्रेडिट करके ये अकाउंट सेटल कर देंगे। सेकंड आता है जब हमारे पास कैश नहीं है पे करने के लिए और हमने सारी की सारी अमाउंट जो है एज अ लोन में कन्वर्ट कर दी है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, अब ऑब्वियस सी बात है अगेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो क्लोज करेंगे क्योंकि हमने सेटल तो कर ही दिया है, अमाउंट पे नहीं किया है, बट उसको शिफ्ट कर दिया अब हमने रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट में। तो ये लोन अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगा और ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ की तरह दिखना शुरू हो जाएगा हमारे बुक्स में, जब तक हम इसको सेटल नहीं करते हैं। Next, when retiring partner is partly paid in cash and the remaining amount treated as loan, तो अगर इन दोनों के बीच का रास्ता करना हो तो भी क्या होगा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट तो नेचुरल सी बात है डेबिट हो जाएगा फुल अमाउंट से जो भी रिटायर हो रहा है, क्योंकि सेटल तो हमने सारा ही करना है। उसमें से जितना हमने बैंक के थ्रू या कैश के थ्रू पे किया है वो कैश या बैंक को क्रेडिट हो जाएगा, और जितना हमने बैलेंस लोन के अकाउंट में शिफ्ट कर दिया है वो चला जाएगा रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट में। तो इससे हमारा अकाउंट ओके हो जाएगा। अब बारी आती है कि अब वो फ्यूचर में जब जब पेमेंट करेगा तो वो उसके साथ साथ अपना लोन अकाउंट माइनस करता रहेगा धीरे धीरे करके और पेमेंट करता रहेगा। तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी, व्हेन लोन अकाउंट इज सेटल्ड बाय पेइंग इन इंस्टॉलमेंट्स, इट इंक्लूड्स प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। ऑब्वियस सी बात है अब अगर आपने उसको लोन में कन्वर्ट किया है तो उसमें कुछ इंटरेस्ट भी पे करोगे। तो एवरी टाइम वी मेक पेमेंट फॉर द इंस्टॉलमेंट, तो उसके दो कंपोनेंट हो गए, एक होगा प्रिंसिपल और एक होगा इंटरेस्ट। तो पहले हम जब पेमेंट करेंगे तो उसमें से इंटरेस्ट जितना भी हमने पे किया है तो हमारा एक्सपेंस होगा, तो इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट कर देंगे और रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। तो इतनी अमाउंट से उसका लोन अकाउंट बढ़ जाएगा, मतलब क्योंकि हमने उसको इंटरेस्ट पे करना है तो अल्टीमेटली उसका इफेक्ट तो लोन अकाउंट में ही जाएगा। तो जितना उसका इंटरेस्ट बनता है उस पीरियड तक जब हमने पेमेंट करी है इंस्टॉलमेंट की, तब तक का इंटरेस्ट अक्यूमुलेट करके उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे और फिर पेमेंट की एंट्री आ जाएगी। पेमेंट की एंट्री में हम क्या करेंगे, उसका लोन अकाउंट डेबिट करके उसको रिड्यूस कर देंगे और कैश और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करके उसको रिड्यूस कर देंगे। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा लोन सेटल नहीं होता है, मतलब जब तक हम पूरी पेमेंट नहीं कर देते हैं। और नोट में द बैलेंस ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट इज शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑन द बैलेंस शीट टिल द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड टू हिम और हर। तो ये हमने क्लियर कर लिया। और सेकंड पॉइंट कहता है एंट्री नंबर ए एंड बी अबव विल बी प्रिपेयर टिल द लोन इज पेड ऑफ। तो ये दोनों एंट्रीज तब तक चलती रहेंगी जब तक हम लोन पे नहीं करते हैं। तो आई होप अब आपको सारी क्लैरिटी हो गई है कि जब हम फाइनली सेटल करते हैं तो जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसके अकाउंट को हम इस तरह से सेटल करते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अमरिंदर, महिंदर एंड जोगिंदर आर पार्टनर्स इन ए फर्म। महिंदर रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। ठीक है, महिंदर रिटायर हो गया है। ऑन हिज डेट ऑफ रिटायरमेंट ₹60,000 बिकम्स ड्यू टू हिम। ठीक है, तो जो भी फाइनल सेटलमेंट हुई उसमें 60,000 बन गए ड्यू। नाउ अमरिंदर एंड जोगिंदर प्रॉमिस टू पे हिम इन इंस्टॉलमेंट्स एवरी ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर टू विच ही एग्रीड। तो अब क्या होगा, वो इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर। Prepare Mahinder's loan account when payment is made in 3 yearly installments of ₹20,000, including interest at the rate 12% per annum। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 3 इंस्टॉलमेंट्स करेंगे 20 की एट द ईयर एंड, और प्लस उस पर इंटरेस्ट पे करेंगे एट द रेट ऑफ 12% पर एनम on the outstanding balance during the first 3 years and the balance including interest in the fourth year। अब नेचुरल सी बात है हर साल इसका इंटरेस्ट भी अक्यूमुलेट होगा, तो जो लास्ट ईयर थर्ड ईयर के बाद भी कुछ अमाउंट बच जाएगी और फोर्थ ईयर के एंड में जब हम उसको पे करेंगे तो
जितनी भी वो अमाउंट बचेगी वो प्लस उसका इंटरेस्ट जो बचेगा वो सारा फोर्थ ईयर के एंड में पेमेंट होगी। हमें बनाना है मोहिंदर का लोन अकाउंट। ठीक है, तो लोन अकाउंट के लिए हमें बेसिकली क्या चाहिए, हमें चाहिए इंटरेस्ट कैलकुलेशंस। देखिए होगा क्या, मैं पहले रफ सा बना लेते हैं। फर्स्ट ईयर के फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में अमाउंट ड्यू थी 60,000। ठीक है, अब फर्स्ट ईयर के एंड में इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट कितना लगेगा, 12% पर एनम के हिसाब से, फुली 1 ईयर का लगेगा। तो इंटरेस्ट कितना हो गया, 7,200। तो जब इसने एक्चुअल में पेमेंट करी तब इसका अकाउंट में ड्यू हो गया 67,200। इसमें से जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जाएगी वो जाएगी 20,000 की। ठीक है, ये चली जाएगी तो ये आपका रह गया 47,200। अब अगेन सेकेंड ईयर के एंड में 12% इंटरेस्ट लगेगा। अब इसका 12% कैलकुलेट करेंगे सेम इसी प्रोसेस में। वो जो आएगा वो टोटल अमाउंट ड्यू हो जाएगी, उसमें से सेकंड इंस्टॉलमेंट 20,000 की माइनस कर देंगे। बस ये प्रोसेस चलती रहेगी टिल द एंड ऑफ फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर के एंड में हम जो भी ड्यू होगा वो सारा पे कर देंगे। ठीक है, तो इस लोन अकाउंट को बनाते हैं और चेक करते हैं। तो ये रहा मोहिंदर का लोन अकाउंट। हमने स्टार्ट किया है, जो 60,000 मोहिंदर के कैपिटल अकाउंट से हम शिफ्ट करेंगे। तो महिंदर का लोन अकाउंट लाइबिलिटी है, तो नेचुरली इसका क्रेडिट बैलेंस है 60,000। यहाँ से हमने स्टार्ट किया। अब फर्स्ट ईयर के एंड में पहली पेमेंट होगी तो सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, जो भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था 7,200। तो 7,200 इंटरेस्ट कैलकुलेट होके ये हमारी टोटल अमाउंट ड्यू हो गई। इसको हम यहाँ ले आए, उसमें से हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 20,000 की पे कर दी। पे कर दी तो हमारा बैलेंस बचा 47,200, जो अभी हमने यहाँ पे निकाला था। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये आपका आ गया नेक्स्ट ईयर 2 में बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब इस पे फिर से हम 12% के हिसाब से इंटरेस्ट लगाएंगे फॉर 1 ईयर, तो वो लग जाएगा। तो आ गया आपका 5,664। तो इन दोनों का टोटल किया तो अब अमाउंट ड्यू हो गई 52,864। इस अमाउंट को फिर यहाँ ले आएंगे डेबिट साइड में। अब इसमें से अगेन हमने 20,000 की पेमेंट करी तो टू बैंक अकाउंट 20,000, तो 20 फिर से माइनस हो गया। अब हमारा बैलेंस बचा 32,864। तो ये 32,864 थर्ड ईयर की बिगनिंग में चला गया। अब थर्ड ईयर के एंड में हम फिर से 20 की पेमेंट करेंगे तो फिर इस पे 12% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो इसका 12% आ गया 3,944। तो टोटल अमाउंट ड्यू होगी 36,808। अगेन इसको यहाँ ले आए, 20,000 की पेमेंट अगेन हमने कर दी, बैलेंस बचा 16,808। ठीक है, ये बैलेंस नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो गया। अगेन नेक्स्ट ईयर के एंड में इस पे 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज किया और इंटरेस्ट इसका आ गया 2017। तो फाइनली अब अमाउंट जो ड्यू है वो है 18,825 और इसको हमने फोर्थ ईयर के एंड में जाके पेमेंट कर दी। तो इस तरह से हमारा ये लोन अकाउंट चलता रहेगा टिल द टाइम वी सेटल इज। इसमें समझने वाली बस इतनी बात है कि जो भी हमारा इंटरेस्ट अक्यूमुलेट होता रहेगा वो हम हर साल जब भी पेमेंट करेंगे इंटरेस्ट को ड्यू करते रहेंगे और पेमेंट करते रहेंगे, और ये हर साल कंटिन्यू होता रहेगा टिल द टाइम वी सेटल दिस अकाउंट। ठीक है, तो आई होप अब आपको ये पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट कॉलम में डाल सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। Shyam, Gagan, and Ram were partners sharing profits in the ratio of 2:1. Their balance sheet as on 31st of March 2026 are as under. तो क्रेडिटर्स हैं, ईपीएफ है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल है, कैश, डेटर, स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग, पेटेंट्स। तो नॉर्मल है। यहाँ पे आपको बस ये ध्यान रखना है, ईपीएफ जो होता है ये हमारी लाइबिलिटी है, ये कोई रिजर्व फंड नहीं है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ये कंटिन्यू करेगा। रिजर्व्स हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे क्योंकि ये फ्री रिजर्व्स होते हैं। बाकी आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। As Gagan got a very good break at an MNC, so he decided to retire on that date, and it was decided that Shyam and Ram would share the future profits in the ratio of 5:3. Goodwill was valued at 70,000, machinery at 78,000, building at 152, stock at 30, and bad debts amounting to 1,550 were to be written off. Prepare revaluation account, capital account, and balance sheet of the reconstituted firm. ठीक है, तो गुडविल हमें दी है, मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक और डेटर्स ये हमें एडजस्ट करने हैं। तो डेटर्स, स्टॉक, मशीनरी एंड बिल्डिंग ये हमें एडजस्ट करने हैं चारों। सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। तो गगन रिटायर हुआ है, ठीक है, तो 2:2:1 इसका शेयर था टोटल। अब इनका 2:1 को इन्होंने 5:3 में ले गए हैं। ठीक है, तो यानी कि इनका जो गेन होगा, श्याम का पहले था 2/3, अब है 5/8।
तो गेन कैसे निकालेंगे श्याम का, 5/8 माइनस 2/5, तो ये आपका आ गया 940। सिमिलरली राम का था 3/8 माइनस 1/5, तो ये आ गया 7/40। तो टोटल गेनिंग रेशियो आ गई 9:7। अब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले मशीनरी है 78,000, 78,000, बिल्डिंग 152, स्टॉक 30, स्टॉक 30 है, बिल्डिंग 1,52,000 है, बैड डेट्स हैं 1550 के, तो इसमें से 1550 हम माइनस कर देंगे बैड डेट्स के, ठीक है। तो ये हमारा रीवैल्यूएशन में आ जाएंगे चारों एंट्रीज। तो अगर आप देखेंगे एसेट भी कम, ये स्टॉक भी कम हुआ, मशीनरी भी कम हुई, बिल्डिंग बढ़ी है सिर्फ, और डेटर्स भी कम होंगे। तो ये जो एंट्री है ये आपकी क्रेडिट साइड पे आ जाएगी, बाकी तीनों एंट्रीज हमारी आ जाएंगी डेबिट साइड पे। ये रहा रीवैल्यूएशन अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट 30,000 जो हमारी एप्रिसिएशन हुई है, ठीक है, 30,000 से एप्रिसिएशन हुआ, वो हमने क्रेडिट कर दिया। अब 7,000 से मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा, 12,000 से स्टॉक, और 1550 से हम बैड डेट्स डाल देंगे। तो ये मशीनरी अकाउंट 7,000 से डेबिट कर लिया, स्टॉक 12,000 से, और डेटर अकाउंट्स हमने 1550 डाल दिया। तो इससे हमारी सारी एडजस्टमेंट्स होगी। 30,000 हमारा इधर का टोटल है, वो हम यहाँ ले आए। तो हमारा नेट जो प्रॉफिट आ रहा है रीवैल्यूएशन पे वो है 9450। इसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में विच इज़ 2:2:1 हमने इसको बांट लिया है। तो कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। कैपिटल अकाउंट में 80, 62,500 और 75,000 ये इनके बैलेंसेज हैं। तो ये रहे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000, 62,500 एंड 75,000। सबसे पहले ये रीवैल्यूएशन को डाल देते हैं, ये प्रॉफिट्स जो हमने अभी कैलकुलेट किए। तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट के हमारे प्रॉफिट आ गए 3780, 3780 एंड 1890। अब हम चलते हैं बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में हमारे पास जनरल रिजर्व है 14,500, ये भी 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये रहा बाय जनरल रिजर्व 5,800, 5,800 एंड 2,900, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हमने कर लिया। अब हमारे पास एक ही चीज़ बची है विच इज़ गुडविल। गुडविल 70,000 हम वैल्यू हुई है, उसमें से जो गगन का पार्ट है वो है 2/5, तो 70,000 का 2/5 कर लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 28,000। तो 28,000 इसकी गुडविल है, जिसको 9:7 में शेयर किया जाएगा। तो 9:7 का अगर हम रेशियो निकालें तो इसका आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 15,750 और ये आ जाएगा 12,250। तो अब हम क्या करेंगे, गगन के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 28,000 से बाय गिविंग रेफरेंस ऑफ बोथ अकाउंट्स। श्याम का इतनी अमाउंट से डेबिट हो जाएगा और राम का इतनी अमाउंट से डेबिट हो जाएगा। तो ये रहा श्याम्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट करके हमने 15,750 गगन के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, और राम का 12,250 डेबिट करके गगन के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। अब ये दोनों एंट्रीज हम यहाँ पे भी कर लेंगे। टू गगन्स कैपिटल अकाउंट 15,750 एंड 12,250। तो बस अब हमारी सारी एंट्रीज हो गई हैं। अब हमें फाइनली ड्यू अमाउंट को बैलेंस करना है, तो हमें कुछ नहीं लिखा, तो हम सारा का सारा लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अगर हमने गगन के अकाउंट का टोटल करा है तो 1,80,000 आ गया है, तो 1,80,000 इधर आ गया। ये सारा का सारा हमने गगन के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, और बाकी दोनों को भी बैलेंस कर लेंगे, और इनका आ जाएगा आपके ये बैलेंसेस आ जाएंगे। अब बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं। बैलेंस शीट में कैश हमारा एज सच रह जाएगा, और ये एसेट्स हमारे रीवैल्यू हो चुके हैं, और वो सारी एंट्रीज हम दे देंगे। तो कैश 8,000 हो जाएगा, और डेटर्स में से डेटर 19,000 में से 1,550 माइनस कर देंगे। तो कैश आपका आ गया 8,000, डेटर्स 17,450 हो गए, स्टॉक 30, मशीनरी 78,000, बिल्डिंग 152, पेटेंट्स 9,000। तो स्टॉक 30, मशीनरी 78, बिल्डिंग 152, पेटेंट्स 9,000, टोटल आ गया 2,94,450। अब लाइबिलिटी साइड में आ जाते हैं। लाइबिलिटी साइड में हमारे पास एक ये क्रेडिटर्स हैं 49,000 के, एक ये ईपीएफ है, तो 49,000 और 4,000 ये आ जाएगा। रिजर्व हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, और फिर हम कैपिटल अकाउंट डाल देंगे दोनों के, द वैल्यूज ऑफ विच आर 73,830 एंड 67,540। तो क्रेडिटर्स आ गया 49,000, ईपीएफ 4,000, श्याम का बैलेंस 73,830 एंड राम का 67,540, और एंड में गगन का जो लोन है 1,00,080, ये जो हमने अभी यहाँ क्लोज किया था इसको शिफ्ट कर देंगे। तो हमारा इसका भी बैलेंस आ गया 294,450। ठीक है, तो हमारी बैलेंस शीट हो गई है टैली। तो आई होप अब आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि इस तरह के क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करते हैं।
तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और डाउट को आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। आई विल रिप्लाई टू दोज़ क्वेरीज़। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, विच इज़ अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस केस में हम कैसे सेटलमेंट करते हैं। सो इन केस ऑफ अ डेथ ऑफ अ पार्टनर, हिज क्लेम इज़ ट्रांसफर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर्स एंड सेटल्ड इन द सेम मैनर एज दैट ऑफ द रिटायर्ड पार्टनर। तो जो एक मेजर डिफरेंस होता है वो यही होता है कि जो रिटायर हो रहा होता है उसमें हम उसी को पेमेंट करते हैं, लेकिन जब पार्टनर की डेथ हो जाती है तो हम उसके लीगल हेयर्स जो होते हैं या उसके जो एग्जीक्यूटर्स होते हैं उनको पेमेंट देते हैं। ठीक है। तो एंड में जो हम अकाउंट ट्रांसफ़र करते हैं पार्टनर का कैपिटल का, लोन की बजाय हम ट्रांसफ़र करते हैं उसके एग्जीक्यूटर को। अब जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि रिटायरमेंट के केस में नॉर्मली हम ईयर एंड पे करते हैं, अकाउंटिंग पीरियड जब खत्म हो जाता है, लेकिन डेथ ऑफ अ पार्टनर कैन हैपन एनी टाइम। तो ये हम हमेशा एक डिफरेंस रहता है दोनों केसेस में। सो द रूल्स फॉर सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू अ डेड पार्टनर आर सेम एज डिस्कस्ड अर्लियर। तो जो अभी हमने रिटायर्ड पार्टनर के केस में जो रूल्स डिस्कस किए हैं कि 6% पर एनम के हिसाब से इट कैन आस्क फॉर इंटरेस्ट और इट कैन आस्क फॉर प्रोपोर्शनेट शेयर इन द प्रॉफिट्स। तो वो दोनों रूल्स जो हैं यहाँ पे भी एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अनिल, भानु एंड चंदू वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर क्रेडिटर्स हैं, रिजर्व फंड है, रिजर्व फंड हम पे कर सकते हैं, बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक पेटेंट डेटर्स एंड कैश। नाउ अनिल डाइड ऑन 1 अक्टूबर। तो मार्च में हमने बनाई है और अक्टूबर 1 यानी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 मंथ्स जो हैं वो पास हो गए हैं। इट वॉज एग्रीड बिटवीन हिज एग्जीक्यूटर्स एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स दैट goodwill to be valued at 2.5 years of purchase of average profits of the previous 4 years। तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए 4 years के प्रॉफिट्स दिए, इनकी एवरेज निकालेंगे और 2.5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपकी फर्म की गुडविल आ जाएगी। उसमें से प्रोपोर्शनेट शेयर हम निकाल लेंगे डाइड पार्टनर का। नेक्स्ट है पेटेंट्स टू बी वैल्यूड एट 8,000, मशीनरी 28,000, बिल्डिंग 25,000। तो पेटेंट जो है वो 8,000 के हो जाएंगे, मशीनरी 28,000 की है और बिल्डिंग जो है वो 25,000 की हो जाएगी। प्रॉफिट फॉर द 2017-18 बी टेकन एज हैविंग अक्रूड एट द सेम रेट एज दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो ये हमें घुमा के ये बताया गया है कि हम पिछले साल के हिसाब से ही लेंगे और उसी सेम रेट पे हमारे एक्रू होंगे। तो दैट मीन्स जो हमारे लास्ट ईयर के प्रॉफिट हैं विच इज़ 15,000 इन दिस केस, तो 15,000 ही रहेंगे और हमारा जो टाइम ड्यूरेशन है वो 6 मंथ्स है, यानी कि इसका हाफ हो जाएगा। तो करंट ईयर के जो प्रॉफिट्स है 15,000 डिवाइडेड बाई 2 यानी 7,500 होंगे। इसमें से हम डाइड पार्टनर का शेयर निकाल लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम। तो जो रिटायर हो रहा है उसको 10% पर एनम से इंटरेस्ट भी मिलेगा। हाफ ऑफ द अमाउंट ड्यू टू अनिल टू बी पेड इमीजिएटली। तो जो भी फाइनल अमाउंट आएगी उसका हाफ हम अनिल को पे कर देंगे और बैलेंस उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में शिफ्ट कर देंगे। सो प्रिपेयर अनिल्स अकाउंट एंड अनिल्स एग्जीक्यूटर अकाउंट एज ऑन 1 अक्टूबर 2017। ठीक है। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट बनाते हैं, गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। गुडविल के लिए इन चारों की एवरेज निकालेंगे और उसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 13, 12, 20 एंड 15। तो ये आपका 13, 12, 20 एंड 15 डिवाइडेड बाय 4, 15,000 एवरेज आ गई और इसको हम कर देंगे 2.5 ईयर से मल्टीप्लाई। तो 15 मल्टीप्लाई 2.5, 37,500। इसमें से जो अनिल रिटायर हुआ है उसका शेयर था 5/10। तो अनिल का शेयर 5/10 ऑफ 37,500 विच इज़ 18,750। तो ये गुडविल हम अनिल को पे करेंगे। उसके बाद प्रॉफिट्स हमने 7,500 एनीवे निकाल दिए थे, तो प्रॉफिट फॉर 6 मंथ्स वर 77,000। इसमें से अगेन हम 5/10 अनिल का शेयर निकाल देंगे विच इज़ 3,750, हाफ हो जाएगा। फिर हमें बताया गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पे निकालना है, तो अनिल के कैपिटल का 10% जो आ जाएगा 3,000 आ जाएगा और उसका 6 मंथ्स बैलेंस है, तो 6 मंथ से मल्टीप्लाई करके 1,500 इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू कर देंगे। ठीक है। अब सारे हमने प्रॉफिट निकाल दिया, अब रीवैल्यूएशन बचा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट भी मेंटेन कर लेंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में बिल्डिंग में 5,000 एडिशन है, मशीनरी में 2,000 डिलीशन है और पेटेंट्स में भी 3,000 की रिडक्शन है। तो 3,000 की रिडक्शन यहाँ हो गई, 2,000 की रिडक्शन, 5,000 रिडक्शन और 5,000 आपका एडिशन है। तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट इररिलेवेंट हो जाएगा क्योंकि कोई ना प्रॉफिट है ना ही लॉस है।
तो ये हमने वर्किंग नोट में रीवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया, बिल्डिंग 5000 से प्लस हो गई और पेटेंट और मशीनरी माइनस हो गए, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा ज़ीरो पे खत्म। अब हम बनाएंगे अनिल का कैपिटल अकाउंट। तो अनिल का जो कैपिटल था 30,000 था, तो 30,000 से स्टार्ट करेंगे। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000। इसमें सबसे पहले हम रिजर्व फंड जो अनिल का पार्ट है, 5/10 यानी हाफ 3,000 रिजर्व फंड मिल जाएगा उसको। सो बाय रिजर्व फंड 3,000। फिर हमने ये जो कैपिटल है 18,750 ये मिलेगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें गेनिंग रेशियो चाहिए, तो हमें कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब इनकी रेशियो सेम रहेगी, यानी कि ये 3:2 में बेयर करेंगे गुडविल को। तो 18,750 जो इसका शेयर है, इसका 3:2 निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा 11,250 एंड 7,500। तो भानु का कैपिटल इतनी अमाउंट से डेबिट होगा और चंदू का कैपिटल इतनी अमाउंट से डेबिट होगा, और उसका अनिल का क्रेडिट हो जाएगा 18,750 से। तो ये भानुस कैपिटल अकाउंट 11,250 एंड चंदूस कैपिटल अकाउंट 7,500। अब नेक्स्ट इसमें जाएगा हमारा प्रॉफिट का शेयर विच इज़ 3,750, ये P&L सस्पेंस अकाउंट में शिफ्ट कर देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सस्पेंस अकाउंट 3,750 आ गया, और ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये 1,500 आ जाएगा। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,500, तो ये सबका टोटल कर लेंगे तो वैल्यू आ गई 57,000। नाउ दिस इज द अमाउंट विच इज ड्यू विच विल बी ट्रांसफर टू अनिल्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। तो जो ही हम कैपिटल अकाउंट सारा सेटल कर लेते हैं तो उसको सबसे पहले ट्रांसफर करते हैं उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट को। अब हमें लिखा है कि उसकी कुछ पेमेंट हमने करी है, तो हाफ ऑफ द अमाउंट ड्यू टू अनिल टू बी पेड इमीडिएटली। तो अब हम अनिल का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाएंगे और उसमें जो ड्यू है उसका 50% पे कर देंगे। तो 57,000 से हमारा ये अकाउंट ओपन होगा। सो अनिल्स कैपिटल अकाउंट 57,000 से आया, इसका 50% हमने टू बैंक अकाउंट करके, ये टू यहाँ आ जाएगा, पे कर दिया, और टू बैलेंस कैरी डाउन बैलेंस 28,500 हमारा आ गया है बैलेंस। ठीक है, सो ये हमारा क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। तो नाउ आई होप यू नाउ अंडरस्टूड कि हम ये सारी इंडिविजुअल एंट्रीज हम कैसे करते हैं। आने वाले वीडियोस में हम इसको डिटेल में फुल फ्लेज क्वेश्चंस की फॉर्म में करेंगे। अभी हम सिर्फ इसको पार्ट्स में कर रहे हैं, बिट्स एंड पीसेस में, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि किस एडजस्टमेंट का क्या क्या ट्रीटमेंट होगी। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। मोहित, सोहन एंड राहुल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। ठीक है, तो इसमें अगेन एक जनरल रिजर्व है, बाकी कैपिटल है, क्रेडिटर्स हैं, इधर गुडविल है, गुडविल ऑलरेडी बुक्स में दिखा रखी है, फिक्स्ड एसेट्स, स्टॉक, डेटर्स एंड कैश एट बैंक है। तो सोहन डाइड ऑन 15 जून। अब देखिए सोहन की डेथ हो गई है, तो जो सोहन का शेयर था वो था 2/5। अब ये 15 जून को हुई है, तो यानी अप्रैल, मई एंड 15, 2.5 मंथ्स, 2.5 मंथ्स के हमें इसको कैलकुलेशंस करके प्रॉफिट्स वगैरह देने पड़ेंगे। Now, according to the deed, his legal representatives are entitled to balance in capital account, share of goodwill valued on the basis of thrice the average of past 4 years profits. तो हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है, पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और उसमें से सोहन का 2/5 शेयर निकाल लेंगे। शेयर इन प्रॉफिट्स अप टू डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स फॉर द पास्ट 4 ईयर्स। तो अब इस साल का प्रॉफिट भी हम एवरेज के हिसाब से निकालेंगे, 4 ईयर्स की एवरेज लेंगे, उसका 2.5 मंथ्स कैलकुलेट करेंगे वो, और उसमें से सोहन का शेयर निकाल लेंगे 2/5। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पे चार्ज होगा, एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 हमें दी गई है। तो ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, 2:1 से 3:2 हो गई है। तो हमारा गेनिंग रेशियो हम निकाल लेंगे। प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडिंग, ये हमें 4 ईयर्स के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, 15, 17, 19 एंड 13। Sohan's legal representatives were to be paid the amount due. Mohit and Rahul continued as partner by taking over Sohan's share equally. ये हमें गेनिंग रेशियो ऑलरेडी दे रखी है इन्होंने कि वो दोनों ने इक्वली शेयर किया है। दैट मीन्स वो दोनों इक्वली बेयर करेंगे गुडविल। वर्क आउट द अमाउंट पेबल टू सोहन्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। तो एक एक करके करते हैं। तो कैपिटल तो ऐसा आ जाएगा, पहले गुडविल कैलकुलेट कर देंगे, फिर प्रॉफिट्स कैलकुलेट कर लेंगे, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो गुडविल हमें 4 ईयर्स की एवरेज चाहिए, तो 15 + 17 32, 32 + 19 51, 51 + 13 64। तो टोटल इनका आ गया 64,000। 4 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट्स आ जाएंगे। तो ये गुडविल ऑफ द फर्म 64,000 डिवाइडेड बाय 4, ये आपके एवरेज प्रॉफिट्स आ गए, और ये थ्राइस है गुडविल,
ठीक है, ये थ्राइस है ना, तो हमें इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये टोटल फर्म की गुडविल आ गई 48,000। अब इसमें से 2/5 जो पोर्शन है वो सोहन का है, तो सोहन शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाइड बाय 255 2/5, तो ये आपका आ गया 19,200। तो एक तो ये ड्यू हो जाएगा, और ये इक्वली शेयर किया है तो नेचुरल सी बात है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 9,600 ईच जो है ये दोनों के पार्टनर्स के, रिमेनिंग पार्टनर्स के अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। अब हम निकालेंगे प्रॉफिट्स, तो प्रॉफिट्स भी एवरेज यही रहेगी। प्रॉफिट्स की एवरेज 64/4 मल्टीप्लाइड बाय 2/5, 2/5 है उसका शेयर सोहन का, ठीक है, सोहन का शेयर जो है 2/5, तो 2/5 जो है ये सोहन का शेयर हो गया, और 2.5 मंथ्स बचे थे तो 2.5 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आपका आ जाएगा टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ सोहन 1333 आ गया प्रॉफिट सोहन का। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कहा है 12% पर एनम के हिसाब से, तो कैपिटल इसकी है सोहन की 25,000, तो 25,000 का 12% करेंगे 2.5 मंथ्स के लिए, तो ये आ गया 625। तो ये तीन अमाउंट्स हमारी ड्यू जो थी वो आ गई हैं। तो ये सोहन का अकाउंट है, 25,000 बैलेंस से स्टार्ट किया, और बैलेंस शीट में जो रिजर्व है इसका 2/5 यानी 10,000 इसका मिल जाएगा उसको रिजर्व का, तो रिजर्व फंड 10,000 आ गया। क्वेश्चन में कोई रीवैल्यूएशन हुई नहीं है, तो अब हमें सिर्फ क्या करना है, गुडविल पे करनी है, प्रॉफिट पे करना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है। तो ये रहा आपका गुडविल जो दोनों इक्वल शेयर्स में गया है 9,600 ईच। ये रहा आपका P&L सस्पेंस अकाउंट में हमने डेबिट कर दिया जो हमारा प्रॉफिट है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 625, तो इन सब का टोटल जो है 56,158 है। अब इसमें से आपको ये ध्यान रखना है, हमने क्या क्या कहा था कि गुडविल ऑलरेडी बुक्स में है, तो इसको हमें राइट ऑफ भी करना है, तो इसमें से ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सोहन का पोर्शन भी जाएगा, तो सोहन का पोर्शन है 2/5, 12,000 जो है वो सोहन का शेयर माइनस होगा, तो गुडविल अकाउंट को हम इसके क्रेडिट कर देंगे 12,000 से, तो ये माइनस हो जाएगा और 56,158 इसको मिलना है, तो नेट सोहन के एग्जीक्यूटर अकाउंट में हम 44,158 ट्रांसफर कर देंगे विच इज़ पेबल टू सोहन्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। ठीक है, तो आई होप अब आपको सारा क्लियर हो गया होगा कि हम रिटायरमेंट और डेथ के केस में कैसे एडजस्टमेंट्स करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने बात करी कि जो अमाउंट सेटल करते हैं उसको कैसे पे किया जाता है इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले वीडियो में अब आगे बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।